गुड मॉर्निंग क्लास। बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक यूनिट थर्ड चैप्टर है हमारा जीन जैक्स रूसो। और आज के लेक्चर का टॉपिक है रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में रूसो हॉब्स और लोक की परंपरा का ही अनुसरण करता है। जिस प्रकार हॉब्स और लोक ने राज्य के देवीय सिद्धांत की आलोचना कर राज्य को अनुबंध का ही परिणाम बताया, अर्थात राज्य को एक कृत्रिम संस्था बताया, उसी प्रकार रूसो ने भी राज्य को समझौते या अनुबंध का ही परिणाम माना। हॉब्स और लोक के समान रूसो ने भी अपने ग्रंथ सामाजिक अनुबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सामाजिक समझौता सिद्धांत का विस्तृत वर्णन किया है। रूसो द्वारा प्रस्तुत सामाजिक समझौता सिद्धांत को हम इन शीर्षकों में देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मानव स्वभाव। मानव स्वभाव या प्रकृति के संबंध में रूसो हॉब्स और लॉक के विचारों का मध्यम मार्ग अपनाता है। रूसो की धारणा है कि मानव न तो हॉब्स के मानव की भांति स्वार्थी, क्रूर, दुष्ट, आक्रामक है और न ही लोक के मानव की भांति शांति प्रिय, सहयोगी, सहिष्णु इस प्रकार का है। रूसो का मानव प्राकृतिक दशा में पूर्ण आनंद का जीवन व्यतीत करने वाला, संतुष्ट, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर था। उसका जीवन सरल और बिल्कुल स्वतंत्र, एकाकी इस प्रकार का था। रूसो लिखता है कि प्राकृतिक दशा में मानव जंगली था, दुष्ट नहीं। उसमें दूसरों को हानि पहुंचाने की इच्छा नहीं थी, उसमें महत्वाकांक्षा नहीं थी, उसमें न तो स्वार्थ था न ही बौद्धिक कुशलता। वस्तुतः उसे स्वत्व का ज्ञान ही नहीं था। उसे तेरी और मेरी की भावना, नैतिकता, अनैतिकता, अच्छाई बुराई का ज्ञान नहीं था। उसमें न छल था, न कपट था, न सामाजिक विषमताएं थी। उसका जीवन एकाकी अवश्य था, परंतु स्वतंत्र, आत्मसंतुष्ट, स्वस्थ और निर्भय जीवन व्यतीत करता था। इस संबंध में विचारक डनिंग ने लिखा है, रूसो का मानव न तो मॉन्टेस्क्यू का भीरू और दबकाया हुआ जीव था और न ही हॉब्स का क्रियाशील और आक्रामक राक्षस। वह तो भला असभ्य जीव था। रूसो मानव स्वभाव की दो मौलिक नियामक प्रवृत्तियों का उल्लेख करता है। पहली है आत्मरक्षा तथा सुख की प्रवृत्ति और दूसरी है करुणा या दया की भावना। अपनी इस धारणा के आधार पर रूसो का मानना है कि आदिम मनुष्य का स्वभाव लगभग पशुतुल्य, निष्पाप और स्वाभाविक रूप से निर्दोष था। वह नैतिकता के विचारों से रहित और सहज भावना से काम करने वाला बुद्धिहीन प्राणी था। रूसो के शब्दों में वह एक आदर्श बर्बर था। सेकंड पॉइंट है प्राकृतिक अवस्था। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य प्रकृति की गोद में रहता था। उसका जीवन पशुओं जैसा और एकाकी था। वह जंगल में विचरण करके जीवन बिताता था। किसी व्यक्ति का कोई घर नहीं था, कोई संपत्ति नहीं थी। इस अवस्था में सब समान थे और सब अपने अपने जीवन के स्वामी थे। रूसो के अनुसार यह एक आदर्श अवस्था थी। आदिम मनुष्य की इच्छाएं और आवश्यकताएं बहुत अधिक सीमित थी। प्रत्येक मनुष्य अन्य के समान था, छोटे बड़े का कोई अंतर नहीं था। यह प्राकृतिक अवस्था जंगलीपन की अवश्य थी, पर एक उत्कृष्ट जंगली था। उसमें मनुष्य में दुर्गुण नहीं थे। इस प्रकार
की जो अवस्था थी वो अधिक समय तक नहीं रह सकी। नेक्स्ट पॉइंट है समझौते के कारण। मानव जाति की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। जलवायु की भिन्नता से भिन्न भिन्न स्थानों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के स्तर में अंतर उत्पन्न हो गए। जो प्राकृतिक समानता थी वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी। मनुष्यों में ज्ञान में वृद्धि हुई, अग्नि का ज्ञान हुआ, कुछ छोटे मोटे हथियार और औजार अस्तित्व में आए और लोगों का जो घुमक्कड़ वंचर का जीवन था वो छूटने लगा और वे निश्चित स्थानों पर बसने लगे। इस प्रकार परिवार भी अस्तित्व में आए और परिवार के साथ साथ मनुष्य की संपत्ति बनाने की इच्छा उत्पन्न हुई। व्यक्तिगत संपत्ति की मान्यता के कारण लोगों में परस्पर कलह, द्वेष, हिंसा और संघर्ष की स्थितियां पैदा हो गई। संपत्ति रूपी सर्प समाज में पैदा हो गया और सुख शांति काफूर हो गई। तो इस प्रकार रूसो का मानना है कि व्यक्तिगत संपत्ति की इस धारणा के कारण प्राकृतिक अवस्था में तीव्र संघर्ष प्रारंभ हो गया। धनी और निर्धन का अंतर पैदा हो गया। अमीरों ने निर्धनों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए, उनका शोषण करना प्रारंभ हो गया। व्यक्तिगत संपत्ति ने प्राकृतिक अवस्था की शांति को भंग करके एक ऐसे सभ्य कहे जाने वाले समाज को जन्म दिया जिसने मनुष्य से मनुष्य की सादगी, ईमानदारी, समानता, परमार्थ की भावना ये सब छीन कर उसे स्वार्थी, संपत्ति का भूखा इस प्रकार का प्राणी बना दिया। रूसो के अनुसार सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ दरिद्रता, शोषण और इस तरह से संघर्ष की प्रवृत्तियां बढ़ती चली गई। रूसो के शब्दों में समाज और राज्य का उदय ऐसा था जिसने गरीबों को नई जंजीरों में बांध दिया और अमीरों को नई शक्ति दे दी, जिसने प्राकृतिक स्वतंत्रता को बिल्कुल नष्ट कर दिया, संपत्ति के कानूनों को बनाकर असमानता को जन्म दिया और कुछ महत्वाकांक्षी व्यक्तियों के लाभ के लिए सारी मानवता को सदा के लिए मजदूरी, गुलामी और दयनीय स्थिति में धकेल दिया। रूसो के अनुसार संपत्ति के प्रादुर्भाव से मनुष्य की स्वतंत्रता परतंत्रता में बदल गई, जिसको लक्ष्य करके वह कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु वह सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। इसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य को स्वतंत्र एवं स्वाधीन होना चाहिए, यही उसके लिए सर्वोत्तम दशा है। हालांकि रूसो प्राकृतिक अवस्था की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। वह कहता है कि संभवतः ऐसी अवस्था नहीं होगी, परंतु यदि हम वर्तमान सामाजिक अवस्था को समझना चाहते हैं तो हमें प्राकृतिक अवस्था की कल्पना करना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक समझौता तथा राज्य का स्वरूप। युद्ध और संघर्ष के वातावरण का अंत करने के लिए रूसो एक सामाजिक समझौते की कल्पना करता है। सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हुए और उनके द्वारा संपूर्ण अधिकारों का समर्पण किया गया, परंतु अधिकारों का यह समर्पण किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं वरन संपूर्ण समाज के लिए किया गया। रूसो के अनुसार मनुष्यों ने आपस में एक समझौता किया और ये जो समझौता है ये रूसो के शब्दों में समझौते के अंतर्गत प्रत्येक अपने व्यक्तित्व और अपनी पूर्ण शक्ति को
सामान्य प्रयोग के लिए सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन के अधीन समर्पित कर देता है तथा एक समूह के रूप में हम में से प्रत्येक व्यक्ति समूह के अविभाज्य अंग के रूप में अपने व्यक्तित्व तथा अपनी पूर्ण शक्ति को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार रूसो के अनुसार मनुष्यों ने आपस में एक समझौता किया। इस समझौते में सभी व्यक्तियों ने भाग लिया। प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों को किसी एक व्यक्ति विशेष को अर्पित न करके संपूर्ण समाज को अर्पित करता है। इस प्रकार यह समझौता लोगों के निजी स्वरूप और सामूहिक स्वरूप के मध्य हुआ। इसमें किसी की हानि नहीं वरन सबका लाभ ही होता है, क्योंकि जब उनमें से किसी एक के द्वारा व्यक्तिगत अधिकारों का हनन होता है तो उसकी रक्षा के लिए सारा समाज उपस्थित हो जाता है। तो हम इस आधार पर ये कह सकते हैं कि अनुबंध द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के अपने पूर्ण व्यक्तित्व या शक्तियों को एक ही राशि या समूह में मिला दिया जाता है और व्यक्ति उस राशि या समूह का एक अविभाज्य अंग बन जाता है। इस प्रकार के पारस्परिक संयोग से उत्पन्न समूह का नाम ही राज्य या राजनीतिक समाज है। सामाजिक समझौते द्वारा निर्मित राज्य को सामान्य इच्छा कहा जाता है। संप्रभुता की अभिव्यक्ति सामान्य इच्छा में ही होती है। सभी व्यक्ति सामान्य इच्छा के अधीन रहते हुए कार्य करते हैं। प्रत्येक नागरिक का संप्रभुता में एक भाग होता है, साथ ही वह जानता भी है, क्योंकि उसे उस कानून को मानना पड़ता है जिसे उसने स्वयं संप्रभु के रूप में बनाया है। इस प्रकार रूसो के दर्शन में हमें जनप्रिय संप्रभुता और लोकतंत्रीय सरकार की आधारशिला मिलती है। लास्ट जो पॉइंट है, सामाजिक समझौते की विशेषताएं। सामाजिक समझौते के अंतर्गत व्यक्ति अपनी संपूर्ण शक्ति व अपने अधिकारों को सबको समर्पित कर देता है और इस समर्पण का आधार और शर्त है समता, क्योंकि सभी व्यक्तियों ने समान रूप से अपने अधिकारों का समर्पण कर दिया। समझौते की क्रिया के द्वारा अलग अलग व्यक्तियों के निजी व्यक्तित्व के स्थान पर एक सामूहिक व्यक्तित्व स्थापित हो जाता है, जिसकी एक पृथक एकता, पहचान अथवा इच्छा होती है। सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप मनुष्य की परतंत्रता का अंत हो जाता है और वह वास्तविक रूप में स्वतंत्र हो जाता है। जीवन के एक निश्चित विधि में, तरीके में वह ढल जाता है। समझौते के परिणाम स्वरूप व्यष्टि का स्थान समष्टि तथा व्यक्तिगत इच्छा का स्थान सामान्य इच्छा ले लेती है। रूसो के अनुसार समझौते से किसी सरकार की स्थापना नहीं होती, वरन उससे संप्रभुत्व संपन्न एक ऐसे समाज की स्थापना होती है जिसके संचालन का आधार समाज की सामान्य इच्छा होती है। समझौते द्वारा स्थापित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाज अपनी सामान्य इच्छा के अनुसार समाज का संचालन करने के लिए सरकार की नियुक्ति करता है, जो उस समाज का एक यंत्र मात्र होती है, तथा यदि सामान्य इच्छा के अनुसार सरकार कार्य नहीं करती तो उसे हटाया जा सकता है। रूसो के अनुसार समझौता कोई ऐसी घटना नहीं है जो एक बार ही घटित हुई हो, यह तो निरंतर चलने वाला क्रम है जिससे प्रत्येक व्यक्ति सामान्य इच्छा में निरंतर भाग लेता है। इस प्रकार उत्पन्न राज्य एक सावयव राज्य है। प्रत्येक व्यक्ति राज्य का अविभाज्य अंग होने के कारण राज्य से किसी भी प्रकार अलग नहीं हो सकता है और न ही व्यक्ति राज्य के विरुद्ध आचरण कर सकता है। तो जो रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत है और वो हॉब्स और लॉक के समझौते से अलग है। हॉब्स की भांति रूसो ने माना है कि समझौते के लिए
उत्सुक व्यक्तियों ने अपने संपूर्ण अधिकार बिना किसी शर्त के समर्पित कर दिए, लेकिन यह अवश्य है कि हॉब्स से भिन्न ये अधिकार किसी एक समूह या एक व्यक्ति को नहीं सौंपे। लॉक की भांति रूसो ने यह स्वीकार किया है कि समझौते के बाद संपूर्ण सत्ता समाज में ही निहित रही। रूसो की इस स्थिति के बारे में विद्वान गेटल ने लिखा है कि रूसो की रचना का यह भाग हॉब्स और लॉक दोनों से प्रभावित था। हॉब्स की पद्धति और लॉक के निष्कर्ष को उसने जिज्ञासापूर्वक संयुक्त कर दिया। इस प्रकार हॉब्स की तरह जहाँ सत्ता निरंकुश स्थापित हुई, वहाँ लॉक की तरह व्यक्ति अब भी समान अधिकार रखते थे। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ धन्यवाद।